हेलो एवरीवन। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, एक नया चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, मैक्सिमम बच्चे ना ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोड़ के जाते हैं। क्यों? बच्चों को दिखने में ना ये चैप्टर बहुत खतरनाक सा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जर्नल एंट्रीज होती है। मेजॉरिटरली जर्नल एंट्री बेस्ड ही चैप्टर है ये। लेकिन बच्चों को लगता है कि अरे यार, इतनी सारी जर्नल एंट्रीज हैं, कितनी जर्नल एंट्रीज लर्न करनी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, जब आप ये सीरीज एंड करोगे ना, इस चैप्टर की वीडियोस की सीरीज आप एंड करोगे, तो आप कहोगे अरे सर, इस चैप्टर में तो कुछ था ही नहीं, ये तो हम फालतू में ही छोड़ के जा रहे थे। इतना इजी चैप्टर है ये। ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत इजी चैप्टर में से एक है। आपके एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, हर बार आता है। इसके साथ में एक 4 मार्क्स का या 3 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। कई बार इसमें से एक 15 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है, न्यूमेरिकल पेपर अगर इजी करना हो। बाकी क्वेश्चन अगर थोड़े लेंदी कर दिए एग्जामिनर ने, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से 15 मार्क का क्वेश्चन दे देता है। बट मैंने जो एवरेज में नोट किया है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 12 मार्क्स के आसपास का इससे क्वेश्चन आता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 एंट्रीज होती हैं, 8 एंट्रीज होती हैं, और एक बैलेंस शीट बनाना होता है या एक इंटर्न रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना। ठीक है। देखिए, मैंने इस चैप्टर की वीडियोस को भी ना 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिकली व्हाट आई हैव डन हियर इज, मैंने जो ये पार्ट 1 बनाया है, ये केवल और केवल आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझाने के लिए, जर्नल एंट्री समझाने के लिए बनाई है। ये पार्ट 1 वीडियो जो आप ये देख रहे हो अभी, ये वीडियो केवल और केवल जर्नल एंट्री समझाऊंगा मैं। जो इस चैप्टर में मेजर मेजर एंट्रीज होती हैं, जो मेजर मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं, बस मैं इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अगले जो पार्ट्स हैं, आपको पता ही है, आपके शिवदास की बुक में अराउंड 8 क्वेश्चंस हैं। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं 4 क्वेश्चंस करके 2 पार्ट्स में आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर दूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसी वाली वीडियो में डिस्कस कर दूं, मेरे को पार्ट 2 तक जाना ही ना पड़े। लेकिन अगर जाना पड़ा तो कोई बात नहीं सर, एक्सप्लेनेशन ही तो है, समझ लेंगे, है ना। बट बहुत इजीली आपको बता रहा हूँ कि ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर है ना, इसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं बच्चों के। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एडजस्टमेंट्स आती हैं, नथिंग वेरी टफ। बेसिक क्वेश्चन आता है बीकॉम प्रोग्राम के लिए, तो एटलीस्ट। ऑनर्स में थोड़े टफ टिपिकल एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, तो वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अदरवाइज आप लोगों के लिए तो ये क्वेश्चन पेपर मतलब बहुत आसान होने वाला है। ये क्वेश्चन काफी आसान आने वाला है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। चलिए जल्दी से घुसकर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म रिकंस्ट्रक्शन। बेटा, हुआ क्या, एक कंपनी है। अब सर, एक कंपनी ए का एग्जाम्पल से ना बड़ा बोर हो गए, तो अब आप ना कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है और ये है XYZ कंपनी। सर, कितना इनोवेटिव नाम निकाला है, कितना इनोवेटिव नाम निकाला है। बेटा देखो, किसी रियल कंपनी का नाम तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि अच्छी खबर तो देने वाला हूं नहीं मैं इस कंपनी के बारे में। ठीक है, इसीलिए XYZ कंपनी एक बहुत ही मशहूर कंपनी है। ठीक है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, इस कंपनी के जो लाइबिलिटीज हैं, वो एसिड से बढ़ते जा रहे हैं। या मैं कह सकता हूं, इस कंपनी के जो लॉसेज हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है। इससे क्या हो रहा है, कंपनी की जो हालत है वो बहुत बद से बदतर होती जा रही है। तो अब आप नाम समझ ही गए हो। अब कंपनी जो है इतनी बुरी भी नहीं है, कंपनी ना इतना बुरी कंडीशन पे भी नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकती। कंपनी बहुत ही वाहियात पोजीशन पे नहीं है। ठीक है। वाहियात पोजीशन से हमारा कहने का मतलब है कि बस बंद कर दो इसे, ताला लगाओ, भागो यहाँ से। ठीक है, इस कंपनी में कुछ नहीं रखा, है ना, ऐसी सिचुएशन में भी नहीं है। कंपनी अच्छा खासा प्रोडक्ट बनाती है, अच्छी कंपनी है, इकोनॉमी के लिए अच्छी है। लेकिन अपने इंटरनल मैनेजमेंट या बैड मैनेजमेंट की वजह से कंपनी जो है, किसी तरीके से, किसी रीजन की वजह से कंपनी अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रही है और लॉसेस जनरेट कर रही है। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में कंपनी जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। ठीक है। ये कंपनी जो है कोर्ट के पास जाती है।
कंपनी कोर्ट को जाके बोलती है सर मेरे से ना हो रहा, मुझसे ना हो पाएगा, अब आप ही मुझे एक जुगाड़ करके दो, मैं अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतने एसेट्स ही नहीं, ठीक है, मैं अपनी कंपनी के एसेट्स को भी अगर सारे बेचूं ना तो अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर सकता, मेरा इतना उधार बढ़ चुका है, ठीक है। तो कोर्ट बोलता है ठीक है, लेट मी टॉक टू ऑल योर लाइबिलिटीज। अब सर लाइबिलिटीज किस रूप में है? सर लाइबिलिटीज सबसे पहले तो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रूप में है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रूप में है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब वो क्रेडिटर्स जिनको हमने कुछ सिक्योरिटी दी हुई है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इफ यू रिमेंबर, क्रेडिटर्स का वही कॉन्सेप्ट है कि जिनसे हमने कुछ खरीदा था, हमें उन्हें पे करना बाकी है, तो हमारे अकाउंट पेएबल्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जिनके पास में कुछ सिक्योरिटी है, मतलब हमने कोई एसेट उनको प्लेज किया हुआ है कि ठीक है अगर हम तुम्हें टाइम पे नहीं कर पाए तो तुम इन एसेट्स को बेच के अपना पैसा वसूल लेना। तो हमने सबसे पहले जाके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से, कोर्ट ने जाके सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से जाकर बात करी, ठीक है। सर कोर्ट ने और भी लोगों से बात करी, जैसे हमारे डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। सर इसके साथ साथ हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे मैंने लोन ले रखा है ना, लोन्स या बोरोइंग्स ले रखी हैं, ठीक है। सर इसके साथ साथ मैंने और भी लोगों से बात करी, और कौन लोग हैं? सर मेरी कंपनी के लाइबिलिटी साइड के लोग। सर ये लाइबिलिटी साइड के लोग कौन कौन है? सर मेरी कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। सर मैंने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी बात करी, भाई मालिक तो हो तुम कंपनी के, अब तो हम कंपनी के मालिक तो हो, लेकिन कंपनी के मालिक होने के साथ साथ तुम्हारे पास कुछ प्रेफरेंस भी है, तो इसीलिए उनकी भी राय ली जाएगी अबाउट क्लोजिंग और व्हाट टू डू अबाउट द कंपनी। सर उसके बाद हम गए कंपनी के मालिक लोगों के पास, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, मैं गया इन मालिकों के पास। तो बेसिकली मैं अपनी लाइबिलिटी साइड के सारे मेंबर्स से जाकर मिला। मैं कौन? मैं कोर्ट, ठीक है। तो मैं बेसिकली अपने सारे के सारे लाइबिलिटीज, अपनी सारी के सारे सारे के सारे उन लोगों से मिला जिनको मेरे को पैसा देना है ना, कंपनी को पैसा देना है। सर किसके बिहाफ पे मिला? सर मैं XYZ कंपनी के बिहाफ पे मिला। मैं कौन? मैं कोर्ट। किससे मिला? सर मैं अपनी सारे पेएबल्स से मिला जिनको मुझे पैसा देना है, ठीक है। मैंने अपने पेएबल्स के सामने दो प्रस्ताव रखे, मैंने अपने पेएबल्स को जिनको मुझे पैसा देना है, मैंने उन पेएबल्स को अपने सामने दो प्रस्ताव रखे, दो प्रस्ताव रखे मतलब दो ऑप्शंस रखे। सर व्हाट आर द टू ऑप्शंस? या तो आप अपनी लाइबिलिटी ना थोड़ी रिड्यूस करो, थोड़ा सा हमें कर दो ना, डिस्काउंट डिस्काउंट दे दो, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड हियर इज, कोर्ट ने अब हमारी कंपनी के जो पेएबल्स हैं, हमारी जो लाइबिलिटीज है, उनको बोला कि तुम या तो अपनी थोड़ी सी लाइबिलिटी ना फोरगो कर दो, थोड़ा सा ना, मान लो यार बात, कंपनी बेचारी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी ना तुम्हें फायदा ना हमें फायदा, एक काम करते हैं थोड़ी थोड़ी लाइबिलिटी ना अपनी फॉरगोन कर दो, छोड़ दो, मतलब लीव आउट कर दो, ठीक है। सर किसको बोला? सर उन्होंने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बोला, सर उन्होंने डिबेंचर होल्डर्स को बोला, उन्होंने लोन्स एंड बोरोवर्स को बोला, सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, सबको बोला उसने कि अपना जो थोड़ा थोड़ा पेएबल अमाउंट है जो आपको कंपनी ने ओ करता है, जो कंपनी आपको देना देना वो करता है, आप उस अमाउंट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट फॉरगो कर दो। सर अगर आप ये अमाउंट थोड़ा थोड़ा फॉरगो करोगे ना, कंपनी की थोड़ी फाइनेंशियल हालत बेटर होती जाएगी, उसकी लाइबिलिटीज थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। सर उसकी लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी तो उसके एसेट्स की थोड़े इक्वलेंट हो जाएगी, तो कंपनी थोड़ा ऑपरेट कर पाएगी ढंग से। वरना अगर आप लोग कंटिन्यूअसली उस कंपनी पे डंडा बना के रखोगे, कंपनी पे कंटिन्यूअसली अटैक करते रहोगे कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, कंपनी पैसा कैसे कमाएगी? हाउ विल द कंपनी अर्न मनी? है ना। इसीलिए कोर्ट रिक्वेस्ट करती है सारे पेएबल्स को, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप एक काम करो, थोड़ा थोड़ा पैसा फॉरगो कर दो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सब करेंगे, बूंद बूंद से सागर घड़ा भरता है, राइट। तो वही चीज है, थोड़ा थोड़ा पैसा कम करोगे, थोड़ा थोड़ा पैसा अगर फॉरगो कर दोगे सब लोग मिलके, तो कंपनी की हालत जो बदतर में है वो थोड़ी बेटर पोजीशन पे आ जाएगी और कंपनी फिर से बेटर तरीके से ऑपरेट कर पाएगी, ठीक है। ये बेसिकली कोर्ट ऑर्डर देती है। तो बेसिकली क्या होता है, कोर्ट जो है पहले तो इनसे सलाह लेती है, इनसे पहले तो रिएक्शंस लेती है कि आपका क्या कहना है, आप कैसे रिकमेंड करते हो, क्या कंपनी को बंद कर दें हम,
है ना। तो कोर्ट जो है बेसिकली सबसे पहले सबसे सलाह लेती है, सारी कंडीशंस को अंडरस्टैंड करती है, उसके बाद एक ऑर्डर फाइल करती है। क्या करती है? एक ऑर्डर देती है। कोर्ट तो ऑब्वियसली भाई सुप्रीम लॉ है, तो लॉ हमेशा क्या करेगा? हमें ऑर्डर देगा। क्या ऑर्डर देगा? कि एक काम करो, इनसे इतना पैसा हटा लो, इनसे इतना पैसा हटा लो, इनसे इतना पैसा हटा लो। हम ऐसे करके कोर्ट ऐसे ऐसे ऑर्डर दे देगी। इस इंसान ने एग्री कर लिया है कि अगर आपको इसे 10 रुपए देना था तो अब आप केवल 5 रुपए दो, अगर आपको इसे 15 रुपए देना था तो अब आप उसे 10 रुपए दो। कोई भी प्रोपोर्शन किसी भी रेशियो में हो सकता है। ये प्रोपोर्शन, इस रेशियो की डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस ये पता होना चाहिए। लेकिन वो क्या अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट के बारे में आपको ध्यान में देना नहीं है, क्योंकि ये अरेंजमेंट की डिटेल्स आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलेगी। ये अरेंजमेंट की डिटेल्स आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलेगी। तो बेसिकली अगर मैं आपको बेसिकली अभी तक समझाऊं कि क्या हुआ अब, है ना, हुआ क्या अभी तक। सर कंपनी बहुत ही घटिया हालत में थी। कंपनी गई कोर्ट के पास कि भैया मुझसे ना संभल रही है कंपनी, प्लीज मेरी थोड़ी लाइबिलिटी रिड्यूस करा दो, मैं नहीं भर पाऊंगा। हाथ जोड़ के कंपनी गई कोर्ट के पास। कोर्ट ने भी बेचारी ने बहुत प्यार से दुलार के सारे जो लाइबिलिटीज थे उनको बुलाया, उन लाइबिलिटीज से पूछताछ करी कि भैया तुम थोड़ा सा अगर उधार कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, थोड़ा कंपनी ठीक ठाक हो जाएगी, बेचारा छोटा सा बच्चा है, मान जाएगा, मैनेज हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने थोड़ा पुचकार उचकार के थोड़ा पैसा रिड्यूस करवाया, थोड़ी लाइबिलिटीज को कम करवाया, है ना। और कम करवाने के बाद उसने एक ऑर्डर फाइल कर दिया कि कंपनी को डायरेक्ट किया कि तुम अपनी बैलेंस शीट को ना थोड़ा साफ सुथरा करो। जो तुम्हारी इतनी घटिया सी गंदी गंदी बैलेंस शीट दिख रही है, सारे लॉसेस दिख रहे हैं इसमें, इतनी लाइबिलिटीज दिख रही हैं, उन लाइबिलिटीज को थोड़ा रिड्यूस करो, इन लॉसेस को थोड़ा हटाओ। तो उस ऑर्डर में वो सारी डिटेल्स हमें लिख के देगा कि किसका कितना अमाउंट हटेगा, किसका कितना अमाउंट घटेगा। ठीक है। ये सब कुछ अग्रीड होता है, मतलब ये सारे लोग भी अग्री करते हैं, जो हमारे पेएबल्स हैं, ये सब लोग भी हमारी बात, कोर्ट की बात मानते हैं। और हम तो खुशी है भाई, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इसलिए हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे लिए तो बल्ले बल्ले है, राइट। इसके साथ साथ कोर्ट और भी चीजें बोलती है। कोर्ट बोलती है कि अपने लॉसेस हटा दो, बिल्कुल हटा दो, खत्म करो, राइट ऑफ करो, है ना। ये जो अमाउंट बेसिकली तुम्हारा राइट ऑफ हो रहा है, ये जो लाइबिलिटीज तुम्हारी कम हो रही है, इन लाइबिलिटीज के साथ अपने लॉसेस को सेट ऑफ करो, है ना। इन लाइबिलिटीज के कम होने से तुम्हारे को जो फायदा हो रहा है, उस फायदे से अपने लॉसेस को सेट ऑफ करो, अपने जो तुम्हारा पाप है पुराना, उस पाप को ठीक करो। ठीक है। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वेयर इन हम हमारी गंदी सी बैलेंस शीट, जो लॉसेस बहुत सारे पेएबल्स के साथ भरी हुई है, उन लॉसेस और पेएबल्स को हम हटाते हैं, रिड्यूस करते हैं उन लाइबिलिटीज को रिड्यूस करके हम लॉसेस को उनसे सेट ऑफ करते हैं, हम अपने लॉसेस को उनसे सेट ऑफ करते हैं। और लॉसेस को सेट ऑफ करके हम जो हमारे पास बचा हुआ माल है, उससे अब हम कंपनी को बेटर तरीके से रन करते हैं। दिस इज द एंटायर क्रक्स ऑफ द चैप्टर। सुनने में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, सर क्या समझा दिया आपने, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बेटा करने में इससे आसान चैप्टर कोई नहीं। ठीक है ना, करने में इससे आसान चैप्टर कोई नहीं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ रिड्यूसिंग द लॉसेस और बेसिकली canceling the respective effects, right? So let's try to reduce the losses and let's try to understand how we do it. ठीक है। तो बेटा हम जब ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के ना हमारे 5 तरीके होते हैं। पहला मेथड है वेयर वी आर ऑल्टरिंग, बेसिकली ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सबको नाम तो सुना ही होगा। हाँ जी, शेयर कैपिटल का नाम तो सुना ही होगा ना सब लोगों ने, है ना। शेयर कैपिटल जो हमारे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का मिक्सचर में बनता है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कि हम इस शेयर कैपिटल को ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर कर रहे हैं बेटा, खत्म नहीं कर रहे हैं। बेटा जो ओनर है उस बेचारे को ये थोड़ी ना बोलेंगे 10 रुपए का शेयर खरीदा है तूने, तो एक काम कर सारे के सारे शेयर मुझे दे दे, ऐसा थोड़ी ना करने वाले हम, है ना। है ना, ऐसा तो नहीं करने वाले। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली बोल रहे हैं कि हमारा शेयर कैपिटल है, उसे थोड़ा सा ऑल्टर कर दो, उसे थोड़ा सा रिड्यूस कर दो। भाई अगर अभी तुमने 10 लाख रुपए का पैसा लगा रखा है, तो एक काम करो, थोड़ी सी अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस करके 10 से 8 लाख कर दो, 10 लाख, 10 लाख से 2 लाख कर दो, बस थोड़ा सा चेंज कर दो, है ना। ऐसे करके अगर कितना कम होगा, क्या कम होगा, इसके पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये डिटेल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी।
ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी घुसने की जरूरत नहीं है। ऑल दीज डिटेल्स विल क्लियरली विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। आपको क्लियरली क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको इसमें बिल्कुल भी दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले बात करी क्या, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल की। तो मतलब ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल का बेसिक मतलब क्या हो गया सर, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल का बेसिक मतलब हो गया कि मैं अपने शेयर कैपिटल को ऑल्टर करूंगा, शेयर कैपिटल में थोड़े से चेंजेस लेकर आऊंगा। शेयर कैपिटल में चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे, सोच के बताना बेटा। हमारे पास शेयर कैपिटल में दो ही चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं, एक आती है इक्विटी शेयर, एक आती है इक्विटी शेयर, और दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर। तो बेसिकली ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में मैं दो चीजों में चेंजेस लेकर आऊंगा, दैट इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है सर, सेकंड चीज, सेकंड चेंज मैं किसमें लाऊंगा, अगर आप देखोगे, चलो दो लोग तो टिक हो गए, इन दोनों की तो निपटाई हो गई हमारी, है ना। अब आप देखोगे सेकंड चेंज हम क्या ला रहे हैं, सर सेकंड चेंज हम ला रहे हैं चेंजेस, चेंजेस इन द राइट्स। ठीक है, चेंजेस इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। सर राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स मतलब, सर शेयर होल्डर्स के राइट्स का मतलब क्या हो गया बेटा, शेयर होल्डर का ना एक राइट होता है, क्या राइट होता है सर, डिविडेंड रिसीव करना, है ना। शेयर होल्डर का क्या राइट होता है, डिविडेंड रिसीव करना। बेटा डिविडेंड जो है वो इक्विटी वाले भी रिसीव करेंगे और प्रेफरेंस वाले भी रिसीव करेंगे, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर भी रिसीव करेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी रिसीव करेगा। भाई कंपनी लॉस में है, इक्विटी वाले को तो कुछ नहीं दे सकते, कंपनी लॉस में है, इक्विटी वाले को तो कुछ भी नहीं दे सकते, है ना। लेकिन कंपनी अगर लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, प्रेफरेंस वालों को देने का राइट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ना, इनका प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम इनका प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट रिड्यूस कर देंगे। भाई पहले अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा था 10% पे, एक काम करो ना, तुम 10 की जगह 5% में मान जाओ, है ना। ऐसा करके कुछ ऐसी वर्किंग करेंगे, तो हम इसके बारे में भी क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बारे में भी चीजों को समझेंगे। ठीक है सर, तीसरी चीज, सर तीसरी चीज, तीसरी चीज हम बोलेंगे सर, हमारे लिए रिडक्शन होगा, शेयर रिडक्शन तो हमारा उसी में आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। सर ये है थोड़ा खतरनाक टॉपिक। सर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया सर, अब हम हमारे क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने हमें लोन दिया है, सर अब इन लोगों को हम बोलेंगे कि आप ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो ना सर, सर थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करो ना सर, इतना पैसा हम सबसे ले रहे हैं, आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो ना सर, थोड़ा ब्याज हटाओ ना, ब्याज को खत्म करो ना सर, थोड़ा लोन को रिड्यूस करो ना, प्रिंसिपल को थोड़ा रिड्यूस करो ना सर, थोड़े टर्म्स को चेंज करो ना, है ना। ऐसी चीजें हम जाकर बातें करेंगे। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, सर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हियर। मतलब हम हमारी लाइबिलिटी होल्डर्स को, मतलब ये जो बचे हुए लोग हैं ना, ये रे सिक्योर्ड क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इन सबको क्या बोल रहे हैं सर, हम इन सबको बोल रहे हैं भाई साहब थोड़ा हमारी मदद करो ना, हम थोड़ी बुरी हालत में है तो थोड़ा हमें बचाओ ना, थोड़ा हमें सेव करो ना। तो वो चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में बेसिकली वी आर आस्किंग आवर पेएबल्स टू रिड्यूस देयर डेट, मतलब अपनी लाइबिलिटीज को थोड़ा रिड्यूस कर दो सर, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, हम तुम्हें थोड़ा पैसा वापस देंगे। अच्छा एक काम करो, हमें तुम्हें 50,000 रुपए देना था, है ना, तो एक काम करो ना, आज जरा 25,000 रुपए रख के अपनी डेट को खत्म कर दो ना, आज ही ले लो, नकद ले लो हमसे, ठीक है ना। तो हम बेसिकली वी आर आस्किंग देम टू कॉम्प्रोमाइज और वी आर ट्राइंग टू मेक अरेंजमेंट्स विद देम, अ न्यू फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अगेन सर यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, यू डोंट हैव टू वरी, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्या अरेंजमेंट हो रहा है, हमें बस उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन सारी डिटेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। नथिंग विल बी हिडन फ्रॉम अस, ओके, नथिंग विल बी हिडन, हमें कुछ एजम्पशंस लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। ठीक है सर, इसके बाद में चौथी चीज जो हमें करनी होगी वो करनी होगी, दैट इज सरेंडर ऑफ शेयर। तो सरेंडर ऑफ शेयर से हमारा कहने का मतलब क्या है, सर सरेंडर ऑफ शेयर से हमारा कहने का मतलब क्या है, तो सरेंडर ऑफ शेयर से हमारा कहने का मतलब ये है कि कई बार हम अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोलेंगे कि सर हम आपकी वैल्यू कम नहीं कर रहे,
ठीक है, आप एक काम करो, अगर तुम्हारे पास 10,000 शेयर है तो 10,000 शेयर में से 50% शेयर है वो उठा के हमें वापस कर दो, आप 50% शेयर भी रखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनसे शेयर वापस ले लेंगे और उन शेयर्स को वापस लेकर हम या तो नए लोगों को इशू कर देंगे जिनसे हमें कैश मिल जाए, या हम अपने क्रेडिटर्स वगैरह को दे देंगे इन ल्यू ऑफ रिड्यूसिंग आवर लायबिलिटीज, तो हम उन्हें मालिक बना देंगे। ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम नए शेयर इशू करने की बजाय पुराने शेयर्स को वापस मंगवाते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से और उन्हीं से नए शेयर्स इशू कर देते हैं जिससे हमें थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाए। राइट, अगेन ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में अभी समझेंगे तो इतनी ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। राइट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग। वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिकली 4 elements: ऑल्टरेशन, चेंजेस इन द राइट, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, सरेंडर ऑफ शेयर। इन 4 elements में हम चीजों को डिस्कस करेंगे। राइट, इन्हीं के बेसिस पे आपको जर्नल एंट्रीज मिलेंगी। जर्नल एंट्रीज मिल जाएंगी, जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद आपको या तो वो बोलेगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ, राइट, या वो बोलेगा बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, कभी कभी तीनों दोनों चीजें बनाने को भी बोल देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बस बहुत केयरफुली ये एक अकाउंट सीखना है। बैलेंस शीट तो चेपा चापी वाला काम है, ज्यादा कुछ काम नहीं है, दिमाग में रखने वाला कुछ काम नहीं है। राइट, एंड जर्नल एंट्रीज जिसको तो हम सीख ही लेंगे बहुत ध्यान से। राइट, चलिए जल्दी से यहाँ पे अब हम जर्नल एंट्री सीखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। हमारा सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जहां पर हम बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। शेयर कैपिटल का ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है कि मैं हमारे शेयर कैपिटल में थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आ रहा हूँ। क्या लेकर आ रहा हूँ, मैं हमारे शेयर कैपिटल में थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आ रहा हूँ। तो सर इसमें मेरे पास सबसे पहले टाइप की एंट्री क्या आ सकती है, सर पहले टाइप की एंट्री आ सकती है कि यू कैन इशू फ्रेश इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। कोई भी फ्रेश इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। तो सर व्हेन यू आर इशूइंग सम फ्रेश इक्विटी या फिर फ्रेश प्रेफरेंस शेयर, आपकी वही बेसिक सिंपल जर्नल एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी की जगह प्रेफरेंस भी आ सकता है ना, एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट, दिस इज द बेसिक दो जर्नल एंट्री आपकी इस केस में आएंगी जब भी हम अब अगेन प्रेफरेंस कर रहे हो तो प्रेफरेंस की जगह प्रेफरेंस वर्ड यूज करोगे, इक्विटी कर रहे हो तो इक्विटी वर्ड यूज करोगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू यूज हियर, दैट्स इट, नथिंग मोर। राइट, सर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन into shares of higher denomination। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये है क्या। बेसिकली होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, पहले पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। बेटा एग्जाम्पल कहता है कि मेरा जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है, एग्जिस्टिंग पैटर्न बोलता है कि मेरे पास में 10,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच। मेरी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी हो गई सर, मेरी शेयर कैपिटल की वैल्यू हो गई 1,00,000 रुपए, है ना। बेटा कंपनी ने ना प्रपोज किया, कंपनी जो हमारी कंपनी ने ना प्रपोज किया कि ये काम करते हैं, हम ये जो 10-10 रुपए के शेयर है ना, इन 10-10 रुपए को 50 रुपए का शेयर बना देते हैं। हम इन 10-10 रुपए को शेयर को मिलाकर 50 रुपीज का शेयर बना देते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव कन्वर्टेड 5 शेयर्स इनटू 1 शेयर। हमने 5 शेयर को एक शेयर में कन्वर्ट कर दिया। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने 10-10 रुपए के 5 शेयर लिए, उन 10-10 रुपए के 5 शेयर को मैंने 1 रुपए 50 रुपए का एक शेयर बना दिया। ठीक है,
आप देखो इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? चेंज होगा तो केवल इस 10 रुपए में और इस 10,000 शेयर में, और कहीं चेंज नहीं आएगा, है ना? दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, कि हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला 50 रुपए का एक शेयर हो गया, तो मैंने क्या किया, 10,000 को 5 से डिवाइड किया, तो मतलब मेरे पास में अब नए शेयर कितने हैं, 2000 इक्विटी शेयर हैं, है ना, ऑफ ₹50 ईच। और बेटा मेरी फाइनल वैल्यू कितनी है, वो सेम की सेम रहेगी, 1 लाख की 1 लाख रहेगी। सर इससे फायदा क्या हुआ? सर इससे फायदा ये हुआ कि मेरी कंपनी में मेरे पास पहले 10,000 शेयर थे, मेरी ऑथोराइज शेयर कैपिटल 10,000 की थी, 10,000 शेयर की थी। मुझे ना अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इशू मोर शेयर, इन ऑर्डर टू इशू मोर शेयर मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए मुझे अपना मेमोरेंडम को ऑल्टर करना पड़ता। अब मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं अब और शेयर इशू कर सकता हूँ, फ्रेश शेयर इशू कर सकता हूँ, और अब एक शेयर से मुझे 50-50 रुपए मिलेंगे, ₹50 मिलेंगे। समझ आया? तो कंपनी बेसिकली थोड़ा स्मार्ट वर्क करती है। कंपनी बोलती है हम शेयर्स को मर्ज कर देते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, और जिससे हम फ्रेश शेयर इशू कर सके उस उतने डिनोमिनेशन का, राइट? तो अगर आप देखोगे ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बेटा हम जो पुराने शेयर्स थे उसको डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सर ये है 10,000 इंटू 10, दैट इज 1 लाख रुपीज, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट किया। सर अब ये हो गया 2,000 इंटू 50, वैल्यू वही रही 1 लाख, ठीक है। बस आपने चेंज क्या किया? सर हमने नंबर ऑफ शेयर और उनका डिनोमिनेशन चेंज कर दिया। नंबर ऑफ शेयर 10,000 से 2,000 हो गए, डिनोमिनेशन 10 से 50 रुपए हो, दैट्स इट, राइट? तो अगर आप देख सकते हो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स में मैंने क्या करा है, मैंने छोटी वैल्यू के शेयर को कंसोलिडेट कर दिया, एक साथ ले आया और बड़े शेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, राइट? दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, राइट? तो तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बहुत कॉमन एंट्री है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इसे हम कहते हैं सब डिविजन ऑफ शेयर। क्या कहते हैं? सब डिविजन, सब डिविजन ऑफ शेयर्स। सर सब डिविजन ऑफ शेयर्स, अगेन मैं वही एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर मेरा जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है, मेरा जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है ना, मेरा जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है वो कहता है आई हैव 10,000 इक्विटी शेयर, आई हैव 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। बेटा मेरे 10-10 रुपए के 10,000 शेयर है मेरे पास, तो मतलब मेरे पास कितने रुपए के शेयर हो गए? मेरे पास 1 लाख रुपए के शेयर हो गए टोटल, है ना? अगर आप देखोगे मैंने क्या करा, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने प्रपोज किया कि मैं ये 10-10 रुपए के शेयर जो है ना, इन्हें 2-2 रुपए के 5 शेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंपनी ने बोला मैं इन शेयर को 2-2 रुपए के 5 शेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मतलब कंपनी ने 10-10 रुपए के शेयर को स्प्लिट कर दिया, सब डिवाइड कर दिया 2-2 रुपए के शेयर में। मतलब पहले जो 10,000 शेयर थे अब वो किस में कन्वर्ट हो गए? 50,000 शेयर में कन्वर्ट हो गए इनटू 5, है ना? सर हाउ डिड आई गेट दिस फिगर? 10 डिवाइड बाय 2, 5, है ना? तो पहले मेरे पास एक शेयर था, पहले मेरे पास 10 रुपए का एक शेयर था, अब मेरे पास 2-2 रुपए के 5 शेयर हो गए। पहले मेरे पास 10 रुपए का एक शेयर था, अब मेरे पास 2-2 रुपए के 5 शेयर हो गए। तो मैंने 1 शेयर को 5 शेयर में कन्वर्ट कर दिया फॉर अ शेयर होल्डर। मैंने 1 शेयर को 5 शेयर में कन्वर्ट कर दिया फॉर अ पर्टिकुलर शेयर होल्डर, एंड दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब डिविजन ऑफ शेयर। इसे मैं क्या कहता हूं? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब डिविजन ऑफ शेयर, राइट? सब डिविजन में बेसिकली फायदा क्या होता है? तो सब डिविजन से फायदा होता है हमारे जो शेयर्स की वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कम होने, वैल्यू मतलब जो पर शेयर वैल्यू है, पर शेयर वैल्यू कम होने से ना अब सस्ता शेयर मिलेगा ना मार्केट में, लोग खरीद लेंगे। मार्केट में सस्ता शेयर मिलेगा ना, लोग खरीद लेंगे। लेकिन अगर मैं वही बोलूं 1,000 रुपए का शेयर खरीदो डूबती हुई कंपनी का, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन बोलेगा 2 रुपए में शेयर मिल रहा है, खरीद लो, कोई नहीं, अभी तो बढ़ेगा, 2 रुपए से कभी तो बढ़ेगा ना। इसीलिए सस्ता शेयर लोग खरीद लेते हैं। इसीलिए कंपनी क्या कहती है कि हम इस अमाउंट को सब डिवाइड कर देते हैं।
हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और नंबर ऑफ शेयर दे देते हैं बाय रिड्यूसिंग द पर शेयर वैल्यू, है ना। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है सर, मैंने कन्वर्ट कर दिया 50,000 इक्विटी शेयर, है ना, ऑफ ₹2 ईच। तो बेटा मेरा वैल्यू जो है वो सेम रहा, मेरा वैल्यू सेम रहा। तो अगर आप देखोगे इसकी भी जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम होने वाली है, तो सब डिविजन की भी जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम होने वाली है। हमने जो प्रपोज किया है उसे हम क्रेडिट करेंगे, हमने जो एग्जिस्टिंग था उसे हम डेबिट करेंगे, राइट। तो आई होप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, आई होप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की। सर वो हमें बोलता है, ठीक है, जहां पर हमें बोला गया है कि रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी, रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी in respect of in respect of uncalled और unpaid amount, राइट। अब अगर आप सोच के देखेंगे बेटा, अगर आप सोच के देखेंगे, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ बेटा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे, कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे, जिसका पेड अप वैल्यू था, पेड अप वैल्यू था ₹5, है ना। सर बोला
राइट। तो आप देख सकते हो कि मैंने बोला कि वैल्यू जो है वो मैंने रिड्यूस कर दी है ₹2। मतलब शेयर होल्डर ने बोला कि हम 8 रुपए का जो कैपिटल है उसे फॉरगो करने को रेडी है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हमारा जो 8 रुपए का शेयर है, मतलब 10 - 2 8 रुपीज का जो अमाउंट है पर शेयर, हम उसे फॉरगो करने को रेडी है। मतलब 10 रुपए का शेयर जो था उसे अब हम 2 रुपए के शेयर में वैल्यू करेंगे। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी सर? ऐसी सिचुएशन में हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। ठीक है। जो हो गया 10 रुपीज के हिसाब से। ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो हो गया 2 रुपीज के हिसाब से। और बेटा जो रिमेनिंग 8 रुपीज है वो कहाँ जाएगा सर? उसे हम भेजेंगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। कहाँ भेजेंगे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है। सर 10 रुपए से हमने डेबिट किया, 2 रुपीज से हमने क्रेडिट किया, और 8 रुपीज का जो बैलेंसिंग फिगर है उसे हम कहा भेजेंगे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग द पेड अप वैल्यू। ठीक है। रिड्यूसिंग द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब हमने नॉमिनल वैल्यू को भी रिड्यूस किया है। ठीक है। सर अगर हमें क्वेश्चन बोलता कि हम, राइट, हम कंपनी में 2 रुपीज या 8 रुपीज सैक्रिफाइस करने को रेडी है। अब आपको ये तो एक चीज बोली, पहला तरीका। सर अब आपको यहाँ पे सेंटेंस बोलता द शेयर होल्डर्स आर रेडी टू सैक्रिफाइस ₹20, ₹2 फ्रॉम देयर कैपिटल। मतलब बोला कि उनका जो कैपिटल था, उनका टोटल कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपए। उनका जो टोटल कैपिटल है उस टोटल कैपिटल में पर शेयर के हिसाब से 2 रुपए वो सैक्रिफाइस करने को रेडी है। मतलब उन्होंने फेस वैल्यू चेंज नहीं करी, उन्होंने बोला नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस कर दो। उन्होंने बोला फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं करी उन्होंने। उन्होंने बोला हमारा फेस वैल्यू तो वो 10 रुपीज ही रहना चाहिए, हम अपनी खुद की इच्छा से 2 रुपए सैक्रिफाइस करने को रेडी है। हम 2 रुपए की वैल्यू को अपने एंड से खत्म करने के लिए रेडी है, बट फेस वैल्यू वही रखो। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम जर्नल एंट्री पास करते हैं बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बेटा याद रखेंगे, हम कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट और क्रेडिट एक साथ कब करेंगे? जब उनकी फेस वैल्यू में चेंज आएगा। जब उस कैपिटल की फेस वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है, when there is no change in the face value of the share, you are just going to reduce the amount. तो ऐसी सिचुएशन में आप इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे बाय द रिड्यूसिंग द बैलेंसिंग अमाउंट। 2 रुपए से रिड्यूस हो रहा है ना, तो यहाँ पे 2 रुपए की एंट्री पास करोगे, दैट्स इट। क्योंकि उन्होंने डिसाइड क्या किया है कि हम 2 रुपए ही सैक्रिफाइस करेंगे और नहीं कर रहे। 8 रुपए एज इट इज रहेगा। ठीक है। बट आपको 8 रुपीज फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही। फेस वैल्यू चेंज हो रही होती तो हम ये काम यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते। राइट। आपको रिडक्शन के केस में क्या ध्यान रखना है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल के केस में क्या ध्यान रखना है? व्हाट इज द की थिंग? You have to check whether there is a reduction in the face value of the equity share or not. Agar if there is a reduction in the face value of the equity share, then only you will be passing this entry. If there is no change in the face, I'm so sorry, ऊपर वाली entry. If there is no change in the फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर, आप ये नीचे वाली एंट्री पास करोगे। जितने से कम हो रहा है उतने से एंट्री करके खत्म करो, नक्की करो। ठीक, समझ आ गया? आई होप चेंजेस इन द शेयर कैपिटल वाला एलिमेंट यहाँ पर क्लियर होगा। सर अब हम बात करते हैं चेंजेस इन शेयर होल्डर्स राइट। सर शेयर होल्डर्स के ना राइट में चेंज आ रहा है। राइट में चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सर पहले मेरे जो प्रेफरेंस डिविडेंड था ना, पहले 10% था, अब मैंने रिड्यूस करके उसे 8% कर दिया है। सिंपल जर्नल एंट्री पास करूंगा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मेरी अमाउंट सेम रहेगी एंट्री।
ठीक है सर, यहाँ पे चेंज कब आएगा? चेंज तब आएगा जब इसकी वैल्यू में भी रिडक्शन हो रही है। बोला है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने गिव अप कर दिया 50% ऑफ देयर शेयर कैपिटल, है ना। ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे केवल 50% शेयर करूंगा और 50% जो है उसे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में लेके जाऊंगा। तो when there is a reduction in the value of preference share, then only I will be showing it in capital reduction. अगर अदरवाइज वो कहीं नहीं जाए, राइट। सिंपल, यहाँ पर तो बेसिक सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नथिंग मोर। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले एलिमेंट पे, जहां पर हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। सर जब भी किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने या किसी पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर ने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है, कुछ सेल करा है, अपना अमाउंट फॉरगो किया है, हम उस पर्टिकुलर अमाउंट से उसे डेबिट कर देंगे और जो भी अमाउंट है उसे हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। जैसे ही ट्रेड क्रेडिटर्स ने बोला कि हम 50% क्लेम रिड्यूस कर देते हैं, फॉरगो कर देते हैं, हम उन्हें फॉरगो कर देंगे। जो जो भी ट्रेड क्रेडिटर्स का 50% अमाउंट होगा, ट्रेड क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहां पर आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज इन रिलेशन टू प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो दो तरीके से होता है। पहला विच इज ड्यू, है ना, एंड रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, और दूसरा होता है अरियर्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। आपको ध्यान रखना है, ये अगर ड्यू है और बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है तो इन अरियर्स का या तो आप पेमेंट कर सकते हो या आप इन्हें फॉरगो कर सकते हो। फॉरगो कर दिया तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर आपने इन्हें पे करा है तो बैंक के थ्रू पे कर दोगे। दैट्स इट। कब करोगे सर? जब ये रिकॉर्डेड है बैलेंस शीट में। लेकिन जब ये अरियर्स हैं और ये रिकॉर्डेड ही नहीं है बैलेंस शीट में, अगेन दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इन्हें पे करोगे या आप इन्हें कैंसिल कर दोगे, फॉरगो कर दोगे। तो सर जब मैंने बोला फॉरगो कर दोगे और ये बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, है ना। लेकिन लेकिन अगर अरियर है, अरियर है और अब आप बैलेंस शीट में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी हुई, अब आप इसे पे कर रहे हो, अब आप ना इन्हें पे कर रहे हो, है ना, अब आप इन्हें पे कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में हम अब इन प्रेफरेंस डिविडेंड को फिर से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम एक सिंपल बेसिक एंट्री पास कर देंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको प्रेफरेंस डिविडेंड में एक बेसिक सी चीज समझाई कि प्रेफरेंस डिविडेंड अगर ड्यू है और बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, मैंने अगर पे करा है तो नॉर्मल पेमेंट कर दो, एज इट इज चलो। सर मैंने अगर फॉरगो किया है तो उसे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ले जाओ। क्या एंट्री पास करोगे सर? प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अरियर्स इन प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, बिकॉज दे आर रिकॉर्डेड, ऑलरेडी उसकी एक लाइबिलिटी क्रिएटेड होगी, है ना। लेकिन अगर अरियर्स हैं जो रिकॉर्डेड ही नहीं है बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट में अभी तक मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा है, तो सर ये जो अनरिकॉर्डेड बैलेंस शीट में नोट्स में लिखे हुए आइटम होते हैं, इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैंने फॉरगो कर दिया, नो एंट्री। भाई जो चीज बुक्स में है ही नहीं उसकी एंट्री क्या पास करोगे? अब उसे फॉरगो कर दिया, अच्छी बात है, जा फुट यहां से। लेकिन अगर मेरे अनरिकॉर्डेड प्रेफरेंस डिविडेंड को तुमने पे कर रहा है, अब ऑर्डर आया कि उसे पे करोगे तुम, ठीक है, जितना अमाउंट आपको पे करना है उसे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन से बैंक के थ्रू पे कर दो, काम खत्म। यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड कैपिटल, यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड प्रेफरेंस डिविडेंड अगेन इन द बुक्स, you don't have to show them back again in the books. This is one of the very basic transaction which you have to remember, right? Sir, अगर अगर किसी ट्रेड क्रेडिटर को मैंने कोई एसेट दिया है इन टू कॉम्पनसेट द पेमेंट, जर्नल एंट्री सीधी बात हो जाएगी, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सिंपल। सर उसे एसेट और पैसे दोनों दिए हैं, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू एसेट, है ना। सर याद रखेंगे, ट्रेड क्रेडिटर ने कुछ फॉरगो किया है अपना अमाउंट, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, दीज आर द बेसिक जर्नल एंट्रीज व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। सर मैंने कोई एसेट सेल किया है, मैंने कोई एसेट बेचा है, एसेट बेचने पर मुझे प्रॉफिट हो गया, तो वो एंट्री क्या होगी? जो भी प्रॉफिट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है,
any profit or loss earned or incurred due to sale of a fixed asset, है ना, is recorded through कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। हम उसे यूजुअली पी एंड एल में लेके जाते थे ना बेटा, लेकिन अब हम उसे कैपिटल पी एंड एल में ना ले जाकर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में लेके जाएंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा। सर क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? बेटा जो भी प्रॉफिट एसेट बिका है उससे जो प्रॉफिट या लॉस नुकसान होगा हमें, वो कैपिटल प्रॉफिट ही तो है। और अब क्योंकि हम कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम उसकी गंदगी मिटा रहे हैं ना, तो जब गंदगी मिटा रहे हैं तो उसे उसी से तो सेट ऑफ करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, राइट। इसीलिए यहां पर आपको एक ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं कोई एसेट फिक्स्ड एसेट को सेल करता हूं, तो ड्यूरिंग द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट यू नीड टू एडजस्ट दैट लॉस और प्रॉफिट थ्रू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एंड नॉट थ्रू पी&एल अकाउंट। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर। नाउ अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सर इफ देयर इज an unutilized capital reconstruction balance। सर मेरे पास में ना कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का ना बहुत सारा बैलेंस इकट्ठा हो गया है, अब ये अनयूटिलाइज्ड है, अब इसको कैसे हम सेट ऑफ करेंगे? याद रखें, याद रखें, प्लीज याद रखें। सर ये जो रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस है इसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जो लॉसेस होते हैं, है ना, लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, गुडविल, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इन सब में यूटिलाइज करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। तो मतलब अगर मेरी बैलेंस शीट में कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, P&L का डेबिट बैलेंस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, ट्रेडमार्क्स है, पेटेंट्स है, गुडविल है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हैं, तो हम इसे यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सर सर अब अगर यहाँ पे कुछ बैलेंस बच गया, अगर यहाँ पे कुछ बैलेंस बच गया, इन सबको सेट ऑफ करने के बाद भी कुछ बैलेंस बच गया, तो जो बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में है तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे, ठीक है। और अगर वो बैलेंस डेबिट साइड में है तो उसे हम गुडविल में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? गुडविल में लेके जाएंगे, राइट। यहीं पर हमारा डिस्कशन ऑफ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कम्स टू एन एंड, राइट। हमारा पार्ट 1 बस खत्म होने वाला है, हार्डली 2 से 3 मिनट का कॉन्सेप्ट और बचा है, देन वी आर डन। सर इसके साथ साथ कई बार आपको ना कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने को भी बोल देता है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कुछ नहीं है, हम एक सिंपल टी शेप अकाउंट बनाएंगे। बेटा जहां जहां पर हमने उसे क्रेडिट किया है वो यहाँ आ जाएगा, जहां जहां पर हमने उसे डेबिट किया है वो यहाँ आ जाएगा। लास्ट का जो बैलेंस है, इधर है कैपिटल रिजर्व, इधर है गुडविल। सिंपल, सिंपल एज दैट, राइट। कोई भी बैलेंसिंग फिगर है तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में लेके जाते हैं, इस तरफ में है तो वो यूजुअली कहाँ लेके जाते हैं? गुडविल में लेके जाते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। कैप आई होप यू ऑल एंजॉयड द डिस्कशन, जहाँ पर मैंने बेसिकली बहुत क्विकली आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए हैं। आई नो बहुत सारा कंफ्यूजन है दिमाग में, आई नो। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ये क्वेश्चन जब तक हाथ से खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं 8 के 8 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं जो शिवदास ने दे रखे हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट वही रहेगा कि मैं आपके साथ ऑल 8 क्वेश्चंस आई विल बी डिस्कसिंग विद यू, डोंट वरी। आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द 8 क्वेश्चंस विद यू इन डिटेल, विद एंटायर डिस्कशंस। मैं बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट।
please make sure you have liked the video. Please share it with your friends so that they can also get the benefit of these videos, and do share with all your friends, है ना, सबके साथ शेयर कीजिए so that सबको इससे बेनिफिट मिले, ठीक है। केवल आप ही बेनिफिट उठा के भाई शाना ना बनना, ठीक है ना, अरे हम तो मस्त पढ़ाकू बच्चे बन गए, है ना, सब कुछ आ गया, नहीं। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उन बेचारों को भी मदद की जरूरत है, तो प्लीज डू शेयर इट, है ना। Thank you so much, and I'll see you in the part 2, wherein I will be discussing the questions. Don't worry, part 2 video will also be coming out very soon, and I will be discussing the questions, right? Thank you. Thank you very much. I'll see you in part 2.